हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी साथियों को। भव्या एजुकेशन आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी शुरुआत करंट अफेयर से करेंगे और चूंकि हम आज करंट अफेयर शुरुआत कर ही रहे हैं तो एक सबसे शानदार न्यूज के साथ में हमें करंट अफेयर की शुरुआत करनी चाहिए। अभी हाल ही में स्पोर्ट्स सेगमेंट में हम देखते हैं तो आईसीसी द्वारा पहली बार ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप और जिसमें भी T20 फॉर्मेट में एक ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। ये इसका प्रथम संस्करण था और इसमें विशेष बात यह है कि ये पहला संस्करण जिसका विजेता रहा है भारत। हमारी भारत की जो दृष्टिहीन महिला टीम है, जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, उनकी बेटियों ने इस टूर्नामेंट के इस पहले फॉर्मेट को जीता है। तो हम देखते हैं कि ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 जो कि प्रथम संस्करण इसका आयोजित किया गया है, इसका विजेता है भारत। अभी इसका हाल ही में 23 नवंबर 2025 को इसका फाइनल खेला गया है और भारत ने नेपाल की टीम को हराकर फाइनल जीता है। और ये न्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाल ही में भारत की जो महिला टीम है उसने पहली बार वनडे ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है और अब भारत की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है। ये इसका प्रथम संस्करण है, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आईसीसी द्वारा पहली बार ब्लाइंड वुमेन्स का T20 फॉर्मेट में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, जिसकी विजेता है हमारी भारतीय टीम। और इसका फाइनल 23 नवंबर 2025 को कोलंबो में खेला गया था। और विशेष बात यह है कि सेमीफाइनल में हमारी भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर हम फाइनल में प्रवेश करते हैं और 23 नवंबर को फाइनल में हम नेपाल को हराकर इसको प्रतियोगिता को जीतते हैं। और अगर हम बात करें कि हमारी जो महिला टीम है, जो हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, उसके कप्तान का हम नाम पूछ सकते हैं तो हमारी कप्तान है दीपिका। हमारी भारतीय टीम की कप्तान का नाम है दीपिका। और अभी मैंने आपको बताया था कि हाल ही में वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप भी हम जीते हैं। वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप भी हम जीते हैं और वो पहली बार जीते हैं। और अगर उसकी कप्तान का नाम है तो वो हरमनप्रीत कौर हमारी कप्तान, भारतीय महिला टीम की कप्तान है। और हम पहली बार वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में हम पहली बार जीते हैं और इसको हराकर साउथ अफ्रीका सामने फाइनल में हमारे सामने साउथ अफ्रीका की टीम थी। अब हम बात करें ब्लाइंड क्रिकेट की कि उसका फॉर्मेट क्या है, तो हम देखते हैं कि ये 3 फॉर्मेट में ये क्रिकेट खेला जाता है। एक्चुअली ब्लाइंड वुमेन्स में जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके जो आईसीसी के द्वारा आयोजन किए जाते हैं क्रिकेट के, तो एक्चुअली उसका फॉर्मेट ये रहता है कि प्लास्टिक की बॉल होती है। प्लास्टिक की बॉल है, अब उसके अंदर एक लोहे की रिम रहती है कि हम उस बॉल को थ्रो करते हैं, बॉल को फेंकते हैं तो आवाज करती है। भले ही हम देख तो नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, इसलिए जब वो हम बॉल को थ्रो करते हैं वो आवाज करती है तो उससे हमें खिलाड़ियों को पता लग जाता है। और इसका एक विशेष नियम है कि यहाँ पे जो 1 रन हम बनाते हैं उसको 2 रन काउंट किया जाता है। ब्लाइंड क्रिकेट में ये नियम है। और जो 3 कैटेगरी है, 3 श्रेणी में ये ब्लाइंड क्रिकेट खेला जाता है। तो ब्लाइंड क्रिकेट है वो 3 श्रेणियों में खेला जाता है। 3 श्रेणी इस ब्लाइंड क्रिकेट की हैं और वो 3 श्रेणियों का अगर आपसे कोई नाम पूछे तो वो श्रेणियों का नाम है B1, B2, B3। इन 3 श्रेणियों में इस फॉर्मेट को खेला जाता है। और अभी इसका हाल ही में जो हमारे काम की न्यूज है वो ये है कि अभी हाल ही में इसका T20 फॉर्मेट और वर्ल्ड कप का पहली बार आयोजन किया गया। हमारी भारत की टीम, हमारी जो भारत की बेटियां हैं वो इसमें विजेता रही हैं। हमारी भारतीय महिला टीम के कप्तान दीपिका रही हैं। और ये 3 श्रेणियों में B1, B2, B3 में खेला जाता है। और हाल ही में जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ है ओडीआई वर्ल्ड कप वुमेन्स, उसको भी हमारी बेटियों ने जीता है और उसके कप्तान का नाम है हरमनप्रीत कौर। साउथ अफ्रीका को हम हराकर ये फॉर्मेट जीते हैं। और आगे बात करें काम की न्यूज ये है कि हमारी राजस्थान में
जो राज्य सरकार द्वारा है वो ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के गठन का काम किया जा रहा है, और उसका जो पंचायती राज विभाग है उसके द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है कि हमने किन ग्राम पंचायत और किन पंचायत समितियों का गठन किया गया है। तो हम एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखें तो 3,416 ग्राम पंचायतों का, नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। उसमें भी अगर हम बात करें तो बाड़मेर जिले में सर्वाधिक हमने ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। 3,416 ग्राम पंचायतों का गठन, जिसमें से बाड़मेर में सर्वाधिक 270 ग्राम पंचायतों का हमने गठन किया है। अब ये सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक नंबर है। अगर हम न्यूनतम नंबर की बात करें तो झालावाड़, वसुंधरा राजे जी का जिला झालावाड़, यहाँ पे सबसे कम ग्राम पंचायतों का गठन 19 ग्राम पंचायतों का यहाँ पे हमने गठन किया गया है। पर काम की न्यूज ये है कि नई ग्राम पंचायतों में से 3,416 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, जिसमें सर्वाधिक बात की जाए तो बाड़मेर 270, न्यूनतम बात की जाए तो झालावाड़ में 19 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। पंचायत समिति में हम देखें तो पंचायत समिति में नई जो पंचायत समिति है वो 85 नई पंचायत समितियों का गठन किया गया है। और इसमें फैक्ट की बात करें तो ये 85 जो नई पंचायत समिति है वो 33 जिलों में, 33 जिलों से 85 नई पंचायत समितियों का गठन किया गया है। और 85 नहीं, अब वर्तमान में राजस्थान में कितनी है तो पहले ध्यान रखें कि पूर्व में इन 85 पंचायत समितियों के गठन से पहले राजस्थान में 365 पंचायत समितियां थी। अब नई 85 पंचायत समितियों का जब गठन हो चुका है तो राजस्थान में 450, अगर बेसिकली आपसे आंकड़ा पूछे तो राजस्थान में कितनी पंचायत समिति है तो 450 अब नई पंचायत समिति हमारे राजस्थान में है। न्यूज है नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, कितनी 3,416, सर्वाधिक बाड़मेर कितनी है 270, न्यूनतम झालावाड़ में कितनी 19, कितनी पंचायत समितियों का गठन किया गया है तो 85 पंचायत समितियों की। पहले कितनी थी, पहले 365 थी। अब नईयों को मिलाकर कितनी राजस्थान में टोटल पंचायत समितियां हुई हैं तो अब 450 पंचायत समिति है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक पंचायत समिति किस जिले में है। अगर पूछा जाए कि भाई सर्वाधिक पंचायत समिति, माफ करना कि थोड़ा हैंडराइटिंग का इश्यू आता है, लेकिन अगर पूछा जाए सर्वाधिक पंचायत समितियां किस जिले में हैं, सर्वाधिक पंचायत समितियां, तो इसका आंसर है जयपुर। पुनर्गठन से पहले, पुनर्गठन से पहले जयपुर में 20 थी, जयपुर में पहले 20 पंचायत समिति थी, अब 2 नई जुड़ी हैं तो टोटल 22 पंचायत समितियों के साथ में राजस्थान में जयपुर में सर्वाधिक पंचायत समितियां हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये भी तैयार होता है कि सर्वाधिक पंचायत समितियां अगर दे तो वो जयपुर में है, 22 पंचायत समितियां हैं जयपुर में। इसी के साथ में जो आगे की न्यूज है, अब हम बात करें कि पंचायती विभाग क्या है तो हम देखते हैं कि बेसिकली पंचायत जो हमारे भारत के स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज का गठन किया गया है। और अगर पंचायती राज का गठन की हम बात करें तो हमें बेसिकली ध्यान याद आता है कि 2 अक्टूबर सन 1959 को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे यहीं राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से, कहां से, नागौर जिले के बगदरी गांव से हमारी त्रिस्तरीय पंचायत समितियों के शुभारंभ किया था, बगदरी गांव से। और हम आगे बात करें तो हमारे संविधान का जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है वो हमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी देता है।
पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा नागौर के बगदरी गांव से शुरू की गई थी। 73 और 74 संविधान संशोधन हमें पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी देता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंस की, तो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनको हम सरपंच बोलते हैं। सरपंच ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह समझते होंगे कि सरपंच के गांव में क्या वैल्यू होती है। और जो पंचायत समिति होती है, इसका जो मुखिया रहता है, जो अध्यक्ष रहता है, हम उसको प्रधान बोलते हैं। और अभी मैंने बात करी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इनके अलावा एक जिला परिषद भी रहती है। उसके ऊपर हम जानते ही हैं, हमारी विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद वो थोड़ी पॉलिटिकल इश्यू है। लेकिन अगर हम त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करें तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच बोलते हैं, पंचायत समिति के मुखिया को हम प्रधान बोलते हैं। तो ये हमारे एक काम की खबर थी कि राजस्थान में नई ग्राम पंचायत समितियों का गठन किया गया है। कितनी? 3416 नई पंचायत समितियों का, सॉरी, नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है 3416। सर्वाधिक बाड़मेर, कितनी? 270। न्यूनतम झालावाड़ 19 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। 85 जो पंचायत समितियों का गठन किया गया है। इसके बाद में जयपुर में सर्वाधिक पंचायत समितियां हो गई हैं। कितनी? 22 पंचायत समितियों के साथ में जयपुर में सर्वाधिक पंचायत समितियां हो गई हैं। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी गांव से। किसने शुरुआत की? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरुआत करी। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमें इसकी जानकारी देता है। और ग्राम पंचायत का मुखिया को हम सरपंच बोलते हैं। पंचायत समिति के जो मुखिया या अध्यक्ष होता है उसको हम प्रधान बोलते हैं। और एक जो तीसरी व्यवस्था होती है वो होती है जिला परिषद। उसके अलावा आगे हमारी जो काम की खबर है, वो राज्य सरकार द्वारा एक पुरस्कार योजना शुरुआत की गई है, पुरस्कार योजना की। उस योजना का नाम है चारू चंद्र बोस आर्थिक सफलता, सॉरी ये सफलता नहीं है, सबलता है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। चारू चंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार के नाम से हमने ये योजना शुरुआत की है। अब ये योजना क्या है? तो ये योजना स्पेशली राज्य सरकार की योजना है। और इसका संचालन कौन करता है? हम जब कभी भी योजना पढ़ेंगे तो उसमें मोटे मोटे तौर पर हम दो चीजों का विशेष हर योजना में ध्यान रखते हैं। और कंपटीशन में भी यही चीज पूछी जाती है कि योजना का संचालन कौन कर रहा है, योजना का उद्देश्य क्या है, और योजना के लाभार्थी कौन कौन हैं। तो वैसे ही हम हर योजना में इन 2-3 बातों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो चारूचंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना है, इसका संचालन कौन कर रहा है? तो इसका संचालन करता है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। तो इसका संचालन करता है वह बालिका शिक्षा फाउंडेशन। का हेडक्वार्टर है, हम बालिका शिक्षा फाउंडेशन की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन चारूचंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना का संचालन करता है और इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। हेडक्वार्टर जयपुर में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सीएम हैं। ऐसे बहुत से फाउंडेशन, हमारी बहुत सी संस्थाएं हमारी बनी हैं जिनके अध्यक्ष सीएम हैं। और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखा जाए तो वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन हेडक्वार्टर जयपुर और इसके अध्यक्ष सीएम है। और अगर बात करें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना होती है 30 मार्च 1995। आगे जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा भी बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा एक नई योजना, एक नई स्कीम चारूचंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार लॉन्च की गई है। और ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन है क्या?
कि इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। 30 मार्च 1995 को इसकी स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष सीएम है। अब इस योजना के लाभार्थी कौन कौन है? इस योजना के लाभार्थी जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, उसमें पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं वो इसकी लाभार्थी हैं। लेकिन बालिकाएं भी कैसी? जो 3 कैटेगरी यहाँ पे बांटी गई है। इस योजना के तहत जो लाभार्थी बच्चियां हैं उनके लिए भी 3 कैटेगरी यहाँ पे बांटी गई हैं। 3 कैटेगरी दृष्टिहीन, सबसे पहले की दृष्टिहीन जो लड़कियां हैं, मूक बधिर, और तीसरी कैटेगरी है विकलांग। दृष्टिहीन, मूक बधिर और विकलांग बालिकाएं। इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं, गवर्नमेंट स्कूल की जो बालिकाएं हैं, उसके अंदर में दृष्टिहीन, मूक बधिर और विकलांग बालिकाएं इसके लाभार्थी रहेंगी। अब इन लाभार्थी जो बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा? तो इनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वो प्रोत्साहन राशि कैसी है कि जो दृष्टिहीन, मूक बधिर और विकलांग बालिकाएं हैं उनको राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जैसे कि क्लास 1 से लेकर जो 8 तक की बच्चियां हैं उनको 2000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और क्लास 9 से लेकर 12th तक की जो बच्चियां हैं उनको 5000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये इस योजना के प्रावधान हैं। चारूचंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना किसके द्वारा संचालित होती है? ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित होती है, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1995 को की गई है। हेडक्वार्टर जयपुर, अध्यक्ष इसके सीएम रहते हैं। किनको लाभ मिलेगा? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को। कैसी बालिकाओं को? 3 कैटेगरी में उनको रखा गया है, दृष्टिहीन, मूक बधिर और विकलांग बालिकाओं को। क्या सहायता दी जाएगी कि क्लास 1 से 5 तक उनको 2000 प्रति माह, और 9th से लेकर 12th तक उनको 5000 रुपए प्रति माह राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। तो लाभार्थियों में उनको क्या सहायता मिलेगी? ये श्रेणी है लाभार्थियों की। क्या श्रेणी के? दृष्टिहीन, मूक बधिर और विकलांग बालिकाओं को। एक बात और अगर ध्यान रखें तो जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, अध्यक्ष इनके सीएम है। अगर हम बात करें उपाध्यक्ष की, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के उपाध्यक्ष कौन है? तो वो डिप्टी सीएम। समय राजस्थान में डिप्टी सीएम 2 हैं, प्रेमचंद बैरवा जी और दिया कुमारी जी। बात करें प्रेमचंद बैरवा जी की, उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। इनके अलावा भी अगर हम बात करें उनके पास कौन से विभाग है, तो उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा जी का विभाग है। दिया कुमारी जी वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं। उनके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री, पर्यटन मंत्री और सांस्कृतिक मंत्रालय भी दिया कुमारी जी संभाल रही है। तो ये भी ध्यान रखा जाए कि प्रेमचंद बैरवा जी के पास उप मुख्यमंत्री पोस्ट के अलावा भी कौन सा विभाग है, तो उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री का उनके पास में डिपार्टमेंट है। शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करें, और थोड़ी एक बात, हमें पता है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो मदन दिलावर है, लेकिन हम बात करें जो हमने नई ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का गठन किया, तो जो पंचायती राज मंत्री है वो भी हमारे मदन दिलावर जी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि राजस्थान के पंचायती राज मंत्री कौन है, तो वो मदन दिलावर जी हैं। तो ये चारूचंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना हमने देखी, नई पंचायत समिति देखी। अब चलते हैं आगे की न्यूज पर। हाँ, एक्चुअली 2 योजनाएं हैं। पहले हम बात करते हैं पद्माक्षी योजना। पद्माक्षी योजना जो कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। अभी हमने बात की थी कि शिक्षा मंत्री हमारे राजस्थान के कौन है? मदन दिलावर जी। और उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी। शिक्षा विभाग द्वारा ये योजना संचालित होती है। इसका अगर हम पूर्व में नाम पढ़े, इस पद्माक्षी योजना का एक्चुअली नाम परिवर्तित योजना है। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के नाम से हम इसको, पहले जो सर्वे आता था और पहले की जो चीजें थी, करंट की अपडेट थी, उसमें हम इसको नाम पढ़ते थे। तो इसका जो पूर्व में नाम था वो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना था, जिसका
हाल ही में सरकार द्वारा नाम चेंज किया गया है। प्रियदर्शनी नाम परिवर्तन के अलावा इसके जो लाभार्थियों की कैटेगरी है कि भाई लाभार्थी कौन कौन है, इसमें भी शिक्षा विभाग द्वारा पद्माक्ष योजना का, इसमें भी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं वो इसकी लाभार्थी रहेंगी। और उनकी जो राशि है कि लाभार्थी के तहत उनको कितनी राशि मिलती है उसमें भी परिवर्तित किया गया है। इस योजना के अंदर लिखा गया है कि राज्य स्तर पर क्लास 8, क्लास 9, सॉरी क्लास 8, क्लास 10th और 12th में जो राज्य स्तर पर जो फर्स्ट रैंक आती है पूरे राज्य में, उनको पैसे दिए जाएंगे। तो फर्स्ट रैंक आते हैं उनको पैसे दिए जाएंगे। पद्माक्ष योजना पूर्व का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कौन संचालित कर रहा है? शिक्षा विभाग द्वारा। क्या इसके प्रावधान है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को पैसे दिए जाएंगे? क्यों दिए जाएंगे? राज्य में, पूरे राज्य में क्लास 8, 10th और 12th में फर्स्ट रैंक आने पर पैसे दिए जाएंगे। कितने पैसे दिए जाएंगे उनमें भी प्रावधान है कि क्लास 8, अगर कोई बच्ची क्लास 8 के अंदर फर्स्ट रैंक आती है तो उसको 25,000 रुपए दिए जाएंगे। 25,000 रुपए उसको राशि दी जाएगी। अगर वो क्लास 10th में फर्स्ट रैंक आती है तो वहां पे उसको 50,000 रुपए की आर्थिक राशि सहायता के तौर पर दी जाएगी। अगर वो क्लास 12th में फर्स्ट रैंक आती है तो यहाँ पे ये राशि बढ़ के 75,000 हो जाएगी। याद करने में आपको बस सिंपल सी 75,000 रुपए आप बेसिकली क्लास 8 की जो इनामी राशि है 25,000 याद करो। बाकी सब में आप +25 करोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। ये जो योजनाएं हैं इनको याद करने के लिए आपको इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। आगे हम बात करें, पद्माक्ष योजना शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। पूर्व नाम इसका इंदिरा प्रियदर्शनी योजना था। गवर्नमेंट बालिकाओं को क्लास 8, 10th, 12th में पूरे राज्य में फर्स्ट रैंक आने पर आर्थिक राशि दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? क्लास 8 में 25,000, 10th में 50,000 और 12th में 75,000 की इनको आर्थिक राशि दी जाएगी। और भी अगर हम बात करें, दूसरी योजना हमारी है लाडो प्रोत्साहन योजना। हमारी एक योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। नाम से ही पता लग रहा है कुछ बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं कि जिनको हम नाम से डिकोड कर सकते हैं। जैसे लाडो, लाडो हम बेसिकली घरों में लड़कियों को बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह लड़कियों के लिए योजना है। प्रोत्साहन यानी कि आगे बढ़ाना, तो किसको आगे बढ़ाना है? लड़कियों को। लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत अगस्त 2024 से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी जो राशि है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना अगस्त 2024 में इस योजना की शुरुआत होती है। और भी अगर हम डेट याद करें तो 1 अगस्त 2024 से इस योजना की शुरुआत होती है। पहले इसमें राशि 1 लाख रुपए मिलती थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख की जगह 1.5 लाख किया गया है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बच्चों को मिलने वाली जो राशि थी उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया है। अब ये राशि भी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर योजना के लाभार्थी होते हैं, वो लाभार्थी कौन होते हैं और वो राशि कैसे दी जाती है। तो इस योजना की जो लाभार्थी है वो महिलाएं हैं। जो लाभार्थी महिला, उनकी अगर हम बात करें कि वो लाभार्थी को उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला जो है वो राजस्थान की मूल निवासी। ऐसा नहीं है कि इस योजना का लाभ आप यूपी बिहार की महिलाओं को दो, नहीं, वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। और जो डिलीवरी हो रही है, जो बच्चे का जन्म हो रहा है, वो राजस्थान सरकार की एक योजना है जो कि भी महिलाओं के लिए संचालित की जाती है। उस योजना का नाम है जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा। जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत जो मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं राजस्थान के, लाभार्थी महिला कौन है लाडो प्रोत्साहन योजना में?
महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और बच्चे का जो जन्म है वो जननी शिशु सुरक्षा के तहत या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो इस योजना की लाभार्थी रहेगी। अब 1.5 लाख रुपए है तो 1.5 लाख कैसे दिए जाएंगे उसको, तो 1.5 लाख का भी अलग अलग समय पर प्रावधान किया गया है कि 1.5 लाख रुपए कब मिलेंगे। तो 1.5 लाख रुपए बच्चियों को 7 किस्तों में दिए जाएंगे, 7 किस्तों में दिए जाएंगे। अब वो 7 किस्त कौन कौन सी है, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं को उसका बेनिफिट कैसे मिलता है, तो उसके लिए 7 किस्तों में वो पैसे दिए जाएंगे। 7 किस्तें है कि पहला तो जन्म के समय बच्ची को रुपए दिए जाएंगे। पहला है जन्म पे कितने रुपए दिए जाएंगे, 2500 रुपए, 2500 रुपए दिए जाएंगे। फिर है दूसरी बार और टीकाकरण पे, टीकाकरण पे भी कितने रुपए, 2500 रुपए। बच्ची फर्स्ट क्लास में जा रही है, उसका एडमिशन हो रहा है, 4000 रुपए उसको सहायता राशि दी जाएगी। वो 6 क्लास में 6 स्टैंडर्ड में जा रही है तो कितनी राशि दी जाएगी उसको, उसको 6 स्टैंडर्ड में उसको आर्थिक सहायता के तौर पर उसको 5000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में 10th स्टैंडर्ड में वो जा रही है, 10th स्टैंडर्ड में भी उसको आर्थिक राशि दी जाएगी। तो उसके लिए भी हमने देखा है कि 11,000 रुपए की वो आर्थिक राशि उसको दी जाएगी। 10th स्टैंडर्ड में 11K की उसको आर्थिक राशि दी जाएगी। 12th स्टैंडर्ड में भी फिर उसको राशि दी जाएगी। 12th स्टैंडर्ड में उसको 25,000 रुपए की आर्थिक राशि दी जाएगी। इसके अलावा हम इन तीनों का टोटल करें तो ये 50,000 है। 50,000 की सहायता उसको 12वीं तक प्राप्त हो जाएगी। अभी हमने बात की थी कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को पैसे 7 किस्तों में मिलेंगे। 50,000 तक की सहायता तो हमने 6 किस्तों में दे दी। इसके अलावा जो बाकी के जो 1 लाख रुपए है वो 7वीं किस्त, जब वो लड़की ग्रेजुएशन करेगी, जो 7th किस्त है वो कब मिलेगी लड़की को, जब वो स्नातक करेगी यानी ग्रेजुएशन करेगी और उसकी उम्र 21 वर्ष होगी, उस समय 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार लाडो प्रोत्साहन योजना में जो 1.5 लाख रुपए देने का जो प्रावधान है वो 7 किस्तों में, कब, जन्म के समय 2500 रुपए, टीकाकरण के समय 2500 रुपए, बच्ची पहली क्लास में जा रही है तब उसको कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 4,000 रुपए, 6 स्टैंडर्ड में उसको 5,000 रुपए की सहायता, 10th स्टैंडर्ड में उसको 11,000 और 12th में 25,000 की सहायता दी जा रही है। उसके अलावा जो 7वीं किस्त है वो जब वो स्नातक कर लेगी, ग्रेजुएशन कर लेगी और उसकी आयु 21 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि सरकार भी जानते हैं कि 21 वर्ष की बालिका उस समय लाडो समझदार हो जाती है, इसलिए डायरेक्ट उसी के अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। वरना बाकी के जो 6 किस्तें हैं ये सीधे अभिभावक के पास में भेजी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि 21 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका को जो 1 लाख की राशि दी जाती है वो सीधे बालिका के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, क्योंकि 21 समय में लाडो समझदार हो जाती है। इसके अलावा भी और हम बात करते हैं तो हमने पद्माक्ष योजना को समझा, लाडो प्रोत्साहन योजना को समझा। दूसरी न्यूज है कि राजस्थान का नवनिर्मित बांध, राजस्थान में भी हाल ही में मोदी जी ने एक योजना का शुभारंभ किया था जिसको हम बहुत से नामों से जानते हैं, ERCP, पार्वती काली सिंधु चंबल परियोजना, लेकिन अभी उसको हम राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जान रहे हैं। उसी के तहत जो बहुत से बांधों का निर्माण राजस्थान में होने वाला है, उसी योजना के तहत राजस्थान में एक नवनिर्मित एक और बांध का निर्माण किया जा रहा है। उस बांध का नाम है डूंगरी बांध। नेक्स्ट पेज पर समझा। राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत एक बांध का निर्माण किया जा रहा है राजस्थान में। उस बांध का नाम है डूंगरी बांध, जो हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है उसके बारे में चलो जानते हैं। डूंगरी जो बांध है वो दो नदी के अपवाद क्षेत्र पर, दो नदियों के अपवाद क्षेत्र के पानी उसके बहाव को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। और वो दो नदी की अगर हम बात करें तो दो नदी हैं बनास
और प्लस मोरेल नदी, बनास और मोरेल नदी, इन दोनों के बहाव क्षेत्रों पर राजस्थान में एक नया बांध, डूंगरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत राजस्थान में डूंगरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। किन नदियों के अफवाह क्षेत्र पर किया जा रहा है? वो है बनास और मोरेल नदी के अफवाह क्षेत्र पर। अगर हम बात करें, अगर हम बनास नदी की हम बात करते हैं, तो बनास नदी जो है वो खमनोर हिल्स का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो खमनोर हिल्स है। और बनास नदी की विशेषता है कि राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली अगर कोई नदी है तो वो हमारी बनास नदी है। वो कितने त्रिवेणी संगम बनाती है? 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो कहां से है? वो खमनोर हिल्स से है। बनास नदी का उद्गम स्थल की हम बात करें तो खमनोर हिल्स से बनास नदी का उद्गम स्थल है। और राजस्थान में 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन से 3 त्रिवेणी संगम है? पहला है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, रामेश्वरम घाट त्रिवेणी संगम चंबल के साथ में बनाती है। त्रिवेणी संगम होता है कि 3 नदियों के मिलने का स्थान। बनास नदी जो पहला त्रिवेणी संगम बनाती है वो रामेश्वरम में बनाती है। कौन कौन सी नदी इसके सहयोगी हैं? तो एक बनास तो खुद है, बनास, अभी मैंने आपको नाम लिया था चंबल, और सीप नदी, ये तीनों नदी सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। दूसरा ये त्रिवेणी संगम बनाती है राजमहल, राजमहल टोंक। दूसरा जो त्रिवेणी संगम बनाती है वो ये राजमहल में बनाती है। राजमहल टोंक में है। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं 3 नदियों के नाम की। एक नदी तो हमारी बनास है ही, और भी बाकी नदी है। तो बनास, राजमहल में कौन रहती है? रानी। रानी बालों में डाई लगाती है, तो उससे हम याद कर सकते हैं कि एक दूसरी नदी का नाम है डाई। और डाई को अगर हम टेस्ट करें तो टेस्ट में कैसी रहती है? खारी। ये हम देखें तो दूसरा त्रिवेणी संगम राजमहल टोंक में बनाती है। बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। पहला त्रिवेणी संगम रामेश्वरम घाट पे है। कौन कौन सी नदियां हैं? बनास, चंबल और सीप नदी। दूसरा त्रिवेणी संगम राजमहल टोंक में है। कौन सी 3 नदियां हैं? बनास, डाई और खारी। और तीसरा जो त्रिवेणी संगम है वो तीसरा त्रिवेणी संगम है बिगोद, भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में वो तीसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। ये भीलवाड़ा में है। कौन कौन सी नदियों की भी अगर हम बात करें, बिकॉज भीलवाड़ा में 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, तो एक नदी तो बनास है, इसके अलावा एनाल, और बांडी, 3 नदियों के सहयोग से बिकॉज भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। और मोरेल जो नदी है, और अगर बात करें बनास के जो कैचमेंट एरिया की अगर हम बात करते हैं कि आखिर बनास का कैचमेंट एरिया है क्या, तो बनास का जो कैचमेंट एरिया है वो 2 जगह से है। पहला तो है मेवाड़ के मैदान। मेवाड़ का मैदान, अगर हम बात करें बनास के कैचमेंट एरिया की, तो पहला है मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान, इसमें शामिल कौन कौन से जिले हैं? तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं, RBCQ, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। RBC के तहत हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरा करौली मालपुरा का मैदान। तो अगर कैचमेंट एरिया की हम बात करें बनास नदी के कैचमेंट एरिया की, तो पहला है मेवाड़ मैदान, दूसरा है करौली मालपुरा का मैदान। और हम आगे उस न्यूज पर चलते हैं कि वो बात करता है कि राजस्थान का नवनिर्मित जो बांध है उस बांध का नाम है डूंगरी बांध। और अभी मैंने बताया कि ये जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है
कौन सी परियोजना है कि उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल जानेंगे कि आखिर राम जल सेतु लिंक परियोजना है क्या। हमारी परियोजना का नाम है राम जल सेतु लिंक परियोजना। ये राम जल सेतु लिंक परियोजना है, ये 2 स्टेटों के सहयोग से चल रही है। 2 स्टेट कौन कौन से इसमें, राजस्थान है एक तो अपना और दूसरा है एमपी। राजस्थान और एमपी के सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना चल रही है। इसमें लाभार्थी जिले कितने हैं, तो 17-13 का रेशियो है। 17 राजस्थान के जिले और 13 एमपी के जिले जिनको राम जल सेतु परियोजना के तहत लाभ मिलने वाला है। अगर हम बेसिकली एग्जाम में पूछे कि राजस्थान में भी वो 17 जिले कौन कौन से हैं, तो उनको याद करने की भी सिंपल सी ट्रिक है। याद करें कि राजस्थान को 17 जिले जो राम जल सेतु लिंक परियोजना से लाभान्वित हैं, तो हम सीधे से याद करें कि 3 तो एबीसीडी, 4 तो एबीसीडी वाले जिले। एबीसीडी से मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एक अपना जिला है वो है सवाई माधोपुर। राम जल सेतु लिंक परियोजना में राजस्थान के लाभान्वित 17 जिलों में अगर हम जिलों की बात करें तो 4 तो अपने एबीसीडी वाले, जिनको हम नॉर्मली मत्स्य संघ भी बोलते हैं। मत्स्य क्षेत्र, राजस्थान का मत्स्य क्षेत्र अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 जिले। एक है सवाई माधोपुर। दूसरा अगर हम बात करते हैं हाड़ौती क्षेत्र के जो 4 जिले हैं, हाड़ौती क्षेत्र के 4 जिले जो आपको अच्छी तरह पता है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये जो 4 जिले हैं हमारे जो हाड़ौती क्षेत्र के हैं, वो भी इसके लाभान्वित है। उसके अलावा जयपुर, दौसा, एक जिला हम याद करते हैं अजमेर, ये राम जल सेतु लिंक परियोजना के हैं। और बाकी जो जिले हैं कि कौन कौन से लाभान्वित है, तो 4 नए जिले। 4 नए जिले कौन कौन से हैं, जयपुर से अलग होकर हमारा एक जिला बना है कोटपुतली, वो इस लिंक परियोजना में लाभान्वित जिला है। एक अपना जो बी से मतलब यहाँ पे भरतपुर, भरतपुर से एक जिला बना है डीग। एक अपना अलवर, अलवर से बना है अपना खैरतल तिजारा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में खैरतल तिजारा को केटी लिख रहा हूं। और एक अपना अजमेर से एक जिला अलग होकर बना है, वो है ब्यावर। ये राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत लाभान्वित जिले हैं जो अपन को राजस्थान में याद करने हैं। तो अभी हमने न्यूज देखी कि राजस्थान का जो नवनिर्मित बांध है डूंगरी बांध, उससे रिलेवेंट हमने जो चीजें देखी, और राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत जो राजस्थान और एमपी के सहयोग से चल रहा है, राजस्थान के जो 17 लाभान्वित जिले हैं और एमपी के जो 13 लाभान्वित जिले हैं। इसके अलावा डूंगरी बांध बनास और मोरेल नदी के जो बहाव क्षेत्र उस पर उसका निर्माण किया जा रहा है। बनास नदी जो खमनोर हिल्स से निकलती है और राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। रामेश्वरम त्रिवेणी संगम, राजमहल का और बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी नदियां हैं ये मैंने आपको बताई हैं, बाकी के डिटेल्स है तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी में नॉर्मली देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं हम आगे वाली न्यूज पर। ये थोड़ा इसे लिंक न्यूज है, राष्ट्रीय जलमार्ग 48। राष्ट्रीय जलमार्ग 48 जो राजस्थान की एक नदी है, दवाई, और एक नदी है लूनी। और तो राजस्थान से नीचे हम देखें अगर इंडिया के मैप में, तो राजस्थान से लगता ही है अपना गुजरात। गुजरात में जो फेमस गुजरात किसके लिए है, रन ऑफ कच्छ, तो यहाँ पे कच्छ का रन, कच्छ रन, इन तीनों को मिलाकर दवाई, लूनी, कच्छ रन के कैचमेंट एरिया, इनके अफवाह क्षेत्र को मिलाकर राष्ट्रीय जलमार्ग NH 48 का निर्माण किया गया है। और हम देखते हैं कि हमारा जो
जालोर क्षेत्र, राजस्थान का जालोर है, उसमें एक जगह पड़ती है सांचौर। जालोर में सांचौर, इस एरिया को, राजस्थान जालोर सांचौर एरिया को हमने कांडला पोर्ट जो गुजरात में है, राज्य सरकार द्वारा सांचौर एरिया को कांडला पोर्ट से जोड़ा जा रहा है। इसके अंदर जो लागत है वो सरकार की 10,000 करोड़ के समथिंग इसकी लागत है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कम से भी कम 50,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो एक न्यूज हमारी ये भी है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 48 जवाई लूनी कच्छ रन को मिलाकर राष्ट्रीय जलमार्ग 48 बनाया गया है। और जो जालोर सांचौर क्षेत्र है उसको कांडला पोर्ट से जोड़ा जा रहा है, जो कि 50,000 लोगों को वो रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। दूसरी न्यूज है कि 5,000 साल पुरानी आहड़, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये आहड़ है, आहड़ सभ्यता है जो हमारे उदयपुर में है। आहड़ में नवपाषाण सभ्यता का अवशेष मिले हैं। 5,000 जो हमारी नवपाषाण कालीन सभ्यता है, हम एंशिएंट राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमारे प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़ वगैरह में, तो उसके जो शोधकर्ताओं द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता है उनके द्वारा राजस्थान में खोज की जा रही है। तो राजस्थान में 5,000 साल पुरानी आहड़ सभ्यता की हुए कटसुरा गांव है, एक हमारे राजस्थान का एक गांव है कटसुरा, कटसुरा गांव है। ये किशनगढ़ डंपिंग यार्ड के लिए फेमस, जो कि अजमेर जिले में पड़ता है। कटसुरा गांव में आहड़ सभ्यता के 5,000 साल पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये स्थान थोड़ा चर्चा में है। किशनगढ़ से हमें और भी याद आता है कि यहाँ पे जो राजस्थान की फर्स्ट फ्लाइंग स्कूल किशनगढ़ में खोली गई है। किशनगढ़ से एक क्वेश्चन ये भी है कि फर्स्ट फ्लाइंग स्कूल जो राजस्थान की है वहां पे क्या कराया जाएगा? तो एयरक्राफ्ट उड़ाना सिखाया जाएगा किशनगढ़, जहाँ पे राजस्थान की फर्स्ट फ्लाइंग स्कूल भी खोली गई है। और उसी किशनगढ़ के एक कटसुरा गांव में 5,000 साल पुरानी आहड़ सभ्यता के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। अवशेषों में हमें क्या प्राप्त होता है कि यहाँ पे हमें वही आहड़ सभ्यता की मोहरे, मृदभांड के अवशेष प्राप्त होते हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मृदभांड हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं उन पर सफेद चित्रकारी की गई है, हैंडीक्राफ्ट के अवशेष हमें यहाँ से मिलते हैं। तो इसलिए कटसुरा जो किशनगढ़ में है वो थोड़ा न्यूज में है कि यहाँ पे हमें 5,000 साल पुरानी आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। वैसे थोड़ा अगर हम बात करें कि थोड़ी पीछे की, हम थोड़ी करंट में नजर दें, तो एक हमारी जैसलमेर में जगह पड़ती है रातीखेड़ा की डेयरी, रातीखेड़ा की डेयरी। और एक हमारा जो ये है जैसलमेर, और एक हमारा है बहजगांव, बहजगांव ठीक। और एक ये कटसुरा किशनगढ़। यहाँ से हम देखें कि ये जो हमारे ये जो 3 लोकेशन है, यहाँ से हमें प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो रातीखेड़ा की डेयरी जो जैसलमेर में है वहां पे हमें हड़प्पा के अवशेष मिलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो थार मरुस्थल का इलाका माना जाता है जैसलमेर में, वहां से हमें हड़प्पा का अवशेष मिलता है। रातीखेड़ा की डेयरी जैसलमेर से हमें हड़प्पा के अवशेष मिलते हैं। और जो कटसुरा गांव में है हमें जो आहड़ सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। अगर आपसे पूछे जाए कि इनकी खोज किसने की है इन अवशेषों की, तो उसका नाम है चेतराम खोकर, जो अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में है, चेतराम खोकर जी। चेतराम खोकर के द्वारा ये शोध किया गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा भी ये शोध किया जा रहा है। तो आहड़ के जो 5,000 साल पुराने अवशेष मिले हैं वो कटसुरा, किशनगढ़, अजमेर में वो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। दूसरी जो हमारी न्यूज है वो प्रखर असावा जी, जो कि खेल से संबंधित है, स्पोर्ट्समैन, और इनका जो खेल है वो है गोल्फ।
गोल्फ खेल से संबंधित है और ये जयपुर के रहने वाले हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी असम में 25वीं मेंस गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। असम के अंदर 25वीं मेंस गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, जिसके में राजस्थान के प्रखर असाओ, जो कि जयपुर के रहने वाले, उन्होंने भाग लिया था और उस प्रतियोगिता में ये 90 रैंक पर आए हैं। इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा फैक्ट बन जाता है कि 90 रैंक पर जो आए हैं प्रखर असावा जी, अपने राजस्थान से संबंधित है, जयपुर के रहने वाले, गोल्फ खेलते हैं। असम मेंस गोल्फ चैंपियनशिप में इन्होंने हिस्सा लिया था। के अलावा हम बात करें तो अभी हाल ही में जयपुर में जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, वहाँ पर राजस्थान डांस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। ताकि वो थोड़ा पीपीटी में नहीं लगाया गया है, तो एक आयोजन अभी हुआ है राजस्थान डांस कॉन्क्लेव। राजस्थान डांस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? जयपुर। जयपुर जयपुर में भी कहाँ पे किया गया है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। ये राजस्थान में आयोजित होने वाला अपने आप का पहला आयोजन है, राजस्थान डांस कॉन्क्लेव, जो जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजन किया गया था। हम देखेंगे कि इसके आयोजनकर्ता कौन कौन है, तो वहां पर हम देखते हैं। सबसे पहले कल्चरल प्रोग्राम है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे इवेंट कौन करेगा? हमारे दिमाग में आता है पर्यटन विभाग। तो इसके जो आयोजक हैं उनमें है पर्यटन विभाग। दूसरा आयोजन किया है राजीव का। तीसरा इसमें एक और विभाग शामिल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और अभी मैंने आपको बताया कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। तो इन सभी उपरोक्त सभी ने इसका आयोजन किया गया है। इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे है? जयपुर में। तो राजस्थान डांस कॉन्क्लेव का आयोजन पर्यटन विभाग, राजीव का, ग्रामीण विकास विभाग और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से हुआ है। कब हुआ है? ये हुआ है 22 से 23 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। खास बात क्या है? खास बात इसमें यह है कि पद्मश्री विजेता मीनाक्षी मुदगल जी हैं, उनके द्वारा और लीला सैमसन जी द्वारा इसमें डांस नाट्य प्रस्तुत किया गया था। कौन सा नाट्य? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का हम नाम सुनते हैं, तो हमारे शास्त्रीय नृत्य है। जो हमारा स्टेट है साउथ का, तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अब आप पूछोगे क्या हमारे राजस्थान का भी कोई शास्त्रीय नृत्य है? बिल्कुल, राजस्थान में भी जो है, हमारा जो राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य माना जाता है, वो माना जाता है कथक को। राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य हम मानते हैं कथक को। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो राजस्थान डांस कॉन्क्लेव जो RIC यानी कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित हुआ था, वहां पे भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, वहां पे प्रस्तुति वहां पे उनकी दी गई थी। राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो माना जाता है कथक को। हम बात करें तो 8 भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय है वो 9 शास्त्रीय नृत्यों को, उसकी जो हम साइट विजिट करेंगे तो वहां पे 9 शास्त्रीय नृत्य दिखाए जाते हैं। बेसिकली किताबों में हर जगह हम 8 ही पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो हमें जवाब देना है 9। किसके अकॉर्डिंग? सांस्कृतिक मंत्रालय के अकॉर्डिंग। लेकिन सांस्कृतिक मंत्रालय वहां पे नाम नहीं है, तो हमारा जवाब रहना चाहिए 8। इसके अलावा भी तो और न्यूज हम देखते हैं। एक न्यूज है कि मैं अभी आपको स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जा रहा है, नई पंचायत समितियों का भी गठन किया जा रहा है। नई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का गठन, तो हमने आपको बताया था कि जो 85
नई पंचायत समितियों का गठन किया गया है। वापस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डीग और अलवर जो है, डीग और अलवर, यहाँ पे कोई नई पंचायत समिति बनाने की जगह एक एक की कमी कर दी गई है, एक एक घटा दी गई है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और हम बात करें तो कुछ राजस्थान में है कि डीग में एक जगह है, हमारा जो डीग जिला है उसकी एक पंचायत समिति का नाम है नगर। उस पंचायत समिति का नाम हमने बदल के कर दिया है अब ब्रजनगर। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें याद रखना है कि डीग की जो नगर पंचायत समिति है उसका नाम बदलकर हमने क्या रखा है, ब्रजनगर। और एक हमारा जिला जो अभी हमने इस क्लास में भी पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था खैरतल तिजारा। खैरतल तिजारा तो हमारा नव जिला है खैरतल तिजारा। कैबिनेट द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है खैरतल तिजारा का नाम परिवर्तन को लेकर। नया नाम क्या रखा गया, हालांकि अभी रखा नहीं है, प्रस्ताव पास ही किया है कैबिनेट ने, लेकिन वो नया नाम है भर्तहरि नगर। भर्तहरि नगर हम अच्छी तरह जानते हैं भर्तृहरि महाराज को, अलवर जिनकी तपोभूमि रही है, उसके हिसाब से हमने खैरतल तिजारा का जो नया नाम है वो हमने रखने के लिए बोला है भर्तहरि नगर को। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम हमारी पूरी क्लास की समरी करें तो हमने देखा है कि ब्लाइंड्स वुमेन वर्ल्ड कप पहली बार इसका जो प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया था, इंडिया ने जीता था, किसको हराकर, नेपाल को हराकर जीता था। फाइनल कब हुआ था, 23 नवंबर 2025। कहाँ पे हुआ था, कोलंबो में हुआ था। कप्तान कौन थे, हमारी दीपिका थी। अभी हाल ही में महिला टीम द्वारा भी वर्ल्ड कप जीता गया है। कौन सा फॉर्मेट था, ओडीआई का था। ब्लेंड क्रिकेट में कौन सा फॉर्मेट था, ये T20 फॉर्मेट था। और पहले हमने महिला टीम द्वारा ओडीआई फॉर्मेट जीता गया था। ब्लेंड टीम की कप्तान है वो है दीपिका। ओडीआई वर्ल्ड कप की जो हमारी कप्तान रही हैं, महिला कप्तान है, वो है हमारी हरमनप्रीत कौर। और यहाँ पे थोड़े 3 श्रेणियों में B1 B2 B3 के अंदर ब्लाइंड क्रिकेट खेला जाता है। 1 रन को यहाँ पे 2 रन काउंट करते हैं, ये थोड़ा फैक्ट हम याद रखना चाहिए। और दूसरी नियुक्ति की नई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का गठन 3416 नई ग्राम पंचायतें और 85 ग्राम पंचायत समितियों का गठन किया गया है। इसी के हिसाब से राजस्थान में टोटल पंचायत समिति कितनी हो गई, 450। पहले कितनी थी, 365। सर्वाधिक ग्राम पंचायत कहाँ पे, बाड़मेर में, कितनी है, 270। न्यूनतम कहाँ पे, झालावाड़ में, 19। एक और अलवर से एक एक ग्राम पंचायत हटाई गई है। ग्रामीण मंत्री कौन है हमारे, वो है हमारे मदन दिलावर जी, ये हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। उसके अलावा चारुचंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दिए जाएंगे। कितनी कैटेगरी होनी चाहिए, लाभार्थी छात्रों को 3 कैटेगरी होनी चाहिए। कौन सी, मूक बधिर, दृष्टिहीन, विकलांग। कितनी राशि दी जाएगी उनको, तो यहाँ पे हमने प्रावधान किया है कि क्लास 1 से 8 तक 2000 और 11 से 9 तक 5000। कौन देगा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन देगा। क्या है बालिका शिक्षा फाउंडेशन, 30 मार्च 1995 को स्थापना होती है। सीएम इसके अध्यक्ष रहते हैं, हेडक्वार्टर जयपुर में। उपाध्यक्ष इसके रहते हैं डिप्टी सीएम। राजस्थान में इस समय 2 डिप्टी सीएम है। और हमने आगे देखा नई ग्राम पंचायत समिति एक है डीग। डीग में नगर पंचायत समिति, उसका नाम परिवर्तित करके हमने क्या किया, ब्रतनगर, ब्रजनगर। और जो खैरतल तिजर है उस पर कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव लाया गया है कि उसका भी नाम परिवर्तन करके हम क्या करते हैं, भर्तहरि नगर उसको करते हैं। इसके अलावा हमने और भी योजनाएं देखी हैं। और इसी के साथ सर्वाधिक पंचायत समिति जयपुर में हमने पद्माक्ष योजना, जिसका पूर्व में नाम था इंदिरा प्रियदर्शी योजना, इसका नाम परिवर्तित करके पद्माक्ष योजना किया गया है। इसकी राशि में भी परिवर्तित किया गया है। ये योजना शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। कौन लाभार्थी हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं इसकी लाभार्थी हैं। कैसे उनको पैसे मिलेंगे कि स्टेट में 8th 10th और 12th में फर्स्ट रैंक आने पर उनको राशि दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी, तो ये हमने आगे देखा था। दूसरा हमने था कि राजस्थान का नवनिर्मित बांध है वो डूंगरी बांध है। डूंगरी बांध रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। बनास और मोरेल नदी के अफवाह क्षेत्र को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। बनास नदी जो कि खमनोर हिल्स से निकलती है, राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम भी बनाती है। और हमने आगे की न्यूज में देखा, एक हमने लाडो प्रोत्साहन योजना देखी थी। 1 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत होती है।
बच्चियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। और 1.5 लाख में लाभार्थी कौन है? वो महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो और जिसके बच्चे का जन्म है। जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत या तो सरकारी अस्पताल या फिर मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल में उस बच्चे का जन्म हो रहा है। कितने रुपए मिलेंगे? 1.5 लाख। कैसे मिलेंगे? 7 किस्तों में उसको 1.5 लाख किए जाएंगे। कैसे 7 किस्तों में? जन्म पे 2500, टीकाकरण पे 2500, बच्चे पहली कक्षा में जा रहे तो 4000, छठी कक्षा में 5000, 10वीं में 11, 12th में उसको 25,000। और जब वो ग्रेजुएट कर हो जाएगी या फिर वो 21 वर्ष की हो जाएगी तो सीधे उसके खाते में 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा राष्ट्रीय जलमार्ग 48, ज्वाई लूनी और कच्छ रन को मिलाकर हमने राष्ट्रीय जलमार्ग 48 बनाया है। एक न्यूज ये है कि जो साचौर इलाका है उसको काडला पोर्ट से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए 10,000 करोड़ का खर्च आ रहा है। और क्या बोलते हैं, मतलब कि उसके लिए 50,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। एक हमने राम जल सेतु लिंक परियोजना की हमने बात की थी, जो राजस्थान और एमपी का संयुक्त उपक्रम है। राजस्थान के 17 जिले लाभान्वित है, एमपी के 13 जिले उसके अंदर लाभान्वित है। हमने बात की थी कि प्रखरावाना की बात की थी, जो गोल्फ खेलते हैं, जयपुर जिले के हैं, अभी असम में आयोजित मेंस गोल्फ चैंपियनशिप, जिसका कौन सा संस्करण था? 25वां संस्करण, उसमें वो गए। वहां पे वो 9th रैंक पर रहते, लेकिन चूंकि राजस्थान के खिलाड़ी हैं, जयपुर के हैं, इसलिए थोड़ी चर्चा में बने हुए हैं। हमने भी देखा राजस्थान डांस कॉन्क्लेव राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जिसका आयोजन किया जाता है। और बाकी आयोजक कौन कौन है? वो है पर्यटन विभाग, राजीविका, अपने ग्रामीण विकास विभाग और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर इसके आयोजक रहे हैं। और यहाँ पे भरतनाट्यम और कन्हैया दंगल, एक ये भी याद रखना कि भरतनाट्यम के साथ साथ में जो इसमें कॉन्क्लेव में आयोजित किया गया था वो कन्हैया दंगल का भी मतलब प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था। और अभी हमने जब राजस्थान डांस कॉन्क्लेव हम पढ़ रहे थे तो हमने एक संस्था का भी नाम हमने पढ़ा है, राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आर्थिक विकास परिषद, राजीविका, जो कि अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना होती है। और इसका अध्यक्ष भी जो होते हैं वो सीएम होते हैं। तो मैंने अभी आपको बोला था कि वो संस्थाएं जिनके अध्यक्ष सीएम उनको याद रखना है। तो ये जो राजीविका है, हम बाद में पढ़ेंगे कि राजीविका द्वारा राजस्थान में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे उसके अंदर आप राजीविका के बारे में और जानेंगे। तो ये आज की हमारी जो खास खास खबरें थी वो यहीं पे खत्म है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। धन्यवाद।